Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mansub Ali. I am lecturer of Computer Science Department in Punjab Group of College Narwal. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी को देखना है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने सी का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। उसमें हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर के हमारे पास 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज़ द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी, सेकंड वन इज़ द मेन फंक्शन, थर्ड वन इज़ द सी स्टेटमेंट। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी को डिटेल से देखेंगे। इसके साथ साथ हम इसका थोड़ा सा आज प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी का प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। नो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी की डेफिनेशन आती है वो ये है, द कमांड दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी कंपाइलर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी। ऐसी कमांड्स जिनकी मदद से हम कंपाइलर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी कहते हैं। अब जैसे मेरे पास एक कमांड है जो कि हमने कल GDS सेक्शन को जो उनसे हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कंपाइलर में जो पहली कमांड लिखेंगे वो लिखेंगे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h। इट्स मीन कि जब भी पहली इंस्ट्रक्शन है वो इस हैश से स्टार्ट होगी। अब ये हैश क्या है? हैश जो उनसे वो हमारे कंपाइलर को जाके इस इंस्ट्रक्शन देगा, इस वजह से हम इसको प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी का नाम देते हैं। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी को हम कंपाइलर डायरेक्टिविटीज़ भी कहते हैं। इनकी मदद से हम कंपाइलर से अपना काम करवाते हैं। कंपाइलर्स को हम बताते हैं कि हम कौन कौन सा काम अपने प्रोग्राम के अंदर करना चाहते हैं। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट तरह की कमांड्स हैं। जैसे सबसे पहले एक हेडर फाइल थी stdio.h, उसके बाद conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट.h, उसके बाद math.h। तो ये तीनों मैंने जो से थे कंपाइलर से इस तरह के तीनों टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करवाना था, तो मैंने सीधी 3 हेडर फाइल्स कंपाइलर को दे दी। उसके बाद एक मेरे पास सेकंड जो सी है वो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है जिसमें मैंने लिखा है हैश डिफाइन सिटी नारवाल। तो इट्स मीन कि ऐसी लाइन जो हमारे हैश से स्टार्ट होगी और हैश क्या करेगा, कंपाइलर को जाके इंस्ट्रक्शन देगा। इस चीज़ को हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी का नाम देंगे। अब देखिएगा कि ये मेरे पास एक टर्बो सी है। इस टर्बो सी के अंदर ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये सेक्शन मेरा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी का सेक्शन है। इसके बाद ये जो मेन वाला सेक्शन है यहाँ से और यहाँ से ये शुरू होके इस डेलीमीटर पे आके ख़त्म हो रहा है। ये वाले मेरे पास मेन का सेक्शन है और ये जो है दिस वन इज़ अ सी स्टेटमेंट्स। अब प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी जो है वो मेरा GDS सेक्शन है जो कि मेन के ऊपर आएगा। हम जितना भी कोड करेंगे वो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी के बाद करेंगे। इट्स मीन के प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी में हमने कमांड को इंस्ट्रक्शंस दे के बताना है कि हम ये वाला काम करना चाह रहे हैं, हम इस तरह के प्रोग्राम्स को रन करना चाह रहे हैं, हम ये हेडर फाइल्स दे रहे हैं, इन हेडर फाइल्स के हम कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जब मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड, तो हैश क्या करेगा, जाके कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे देगा। इंक्लूड क्या है, ये एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी की टाइप है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने सिर्फ यही सीखना है कि ऐसी कमांड जो जाके हमारे सी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देगी उसको हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी कहेंगे। और प्री प्रोसेसिव जो सी है वो हमेशा हैश से हम इंडिकेट करेंगे। जब ये जो भी लाइन स्टार्ट होगी हैश के साथ वो सारी लाइन हमारे पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी है। और प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी को हम कंपाइलर डायरेक्टिविटी भी कहते हैं। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंक्लूड और एक होती है डिफाइन। इंक्लूड जोन सी है ये जोन सी हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। डिफाइन हम कुछ वेज में मैक्रोज को कांस्टेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लूड को देख लेते हैं। अब इंक्लूड क्या है? द इंक्लूड प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी इज़ यूज टू इंक्लूड द स्पेसिफिक हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा, हमने क्या किया हुआ था कि हमने हेडर फाइल stdio को भी इंक्लूड करवाया, c1io को भी इंक्लूड करवाया, उसके बाद हमने math.h को भी इंक्लूड करवाया। तो इट्स मीन कि हम अपने कंपाइलर को बताना चाह रहे हैं कि हम stdio के भी सारे फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं
हम math.h के भी फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं और हम conio.h के भी कंसोल इनपुट आउटपुट.h के भी फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं। इट्स मीन कि इंक्लूड एक ऐसी डायरेक्टिविटी है जिसकी मदद से मैं अपने कंपाइलर के अंदर कोई भी हेडर फाइल को इंक्लूड करवाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, हेडर फाइल एक स्पेसिफिक हेडर फाइल होती है जिसमें हम डिफरेंट हमारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मेरे पास एक हेडर फाइल है stdio.h। अब ये stdio.h का मतलब ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इट्स मीन अगर मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h तो इसका ये मतलब है कि अब मैं जो फंक्शंस परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ वो इनपुट और आउटपुट के है। ये मेरे कंपाइलर को बता देगा जितने भी इनपुट आउटपुट के फंक्शन हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के वो आप परफॉर्म करवाओ। तो ये हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी थी। उसके बाद हमारे पास इसका जनरल सिंटैक्स होता है, इसको लिखने का प्रॉपर मेथड होता है। ये सिंटैक्स हमने खुद नहीं बनाया, ये सिंटैक्स हमें आंसी ने दिया हुआ है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। हमने सिर्फ इसको जस्ट फॉलो करना है। तो वो क्या है, हैश इंक्लूड नेम ऑफ हेडर फाइल। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने सिंपल जब भी कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है तो मैंने यही सिंटैक्स फॉलो करना है। क्या करना है, सिंपल हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स, जो हेडर फाइल मैंने परफॉर्म करवानी है वो मैंने इसके अंदर लिख देनी। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल लिखनी होती, फॉर एग्जाम्पल conio.h लिखनी होती, तो मैं इस जगह पे conio.h लिख देता। conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब जितने भी कंसोल इनपुट आउटपुट के फंक्शन हैं वो मेरे conio.h में चलेंगे। अगर मैंने stdio.h लिखी हुई है तो जितने भी मेरे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं वो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन stdio.h में चलेंगे। तो अभी तक आपने जस्ट ये देखा है कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद उसकी दो टाइप्स होती हैं, इंक्लूड और डिफाइन। और अभी हम इंक्लूड को डिस्कस कर रहे थे कि इंक्लूड एक ऐसी हेडर फाइल की टाइप है जो ऐसी एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी की टाइप है जिसकी मदद से हम एक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि इसकी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। जो इसकी प्रॉपर समझ है वो आप अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आपने इसको कन्फ्यूजन में का शिकार नहीं होना। सेकंड वन है हमारे पास डिफाइंड डायरेक्टिविटी। अब डिफाइंड डायरेक्टिविटी ऐसी डायरेक्टिविटी है जिसमें हम जैसे कोई कांस्टेंट फिक्स करते हैं। जैसे मैंने कह दिया पाई की वैल्यू 3.14 है, ये फिक्स रहेगी, मैं जब मर्जी इसको यूज़ करना चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने उसको डिफाइन की मदद से कांस्टेंट करना है। इसका भी हमारे पास सिंटैक्स है। जैसे उसका इंक्लूड का सिंटैक्स था कि मैं लिखता था हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h। तो इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हैश डिफाइन, उसके बाद आइडेंटिफायर आएगा और एक्सप्रेशन आएगा। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जो वैल्यू मैंने दी है, जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है वो किस नाम से कंप्यूटर उसको जानेगा, तो वो मैंने उसका नाम पाई रखा है। तो अब मैंने लिख दिया हैश डिफाइन पाई 3.14। तो अब जब भी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर पाई को यूज़ करूंगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास 3.14 ही होगी, मैं जहां मर्जी भी इसको यूज़ कर सकूँ। इसका मतलब कि मैंने पाई की वैल्यू फिक्स कर दी है। अब ये अगर मैं हैश डिफाइन पाई 3.14 लिखूंगा, इसका मतलब है कि पाई की वैल्यू फिक्स होगी, अब ये वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता। नो स्टूडेंट्स, हम अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, उससे आपको ये जो सी दोनों प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिविटी हैं ये क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम का सी लैंग्वेज का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा तो हम आगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर सकेंगे, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। नो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने टर्बो C++ 3.1 को इंस्टॉल करना है। तो आपने सिंपल जस्ट इस पर ऑन करने के बाद आप डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके ओपन करें। ऑन करने के बाद आपको इस तरह का एक कंसोल मिल जाएगा, इस तरह की एक स्क्रीन, एक व्यू नज़र आएगा। आपने यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू फाइल पे, मेरे पास कोड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि ये कोड मैंने पहले जोन सा इस पर लिखा था तो वो मेरा सेव है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स,
ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला जहाँ पे ये मैंने लिख दिया हुआ है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। इट्स का मतलब कि यहाँ पे जब मैंने हैश लिखा था इस कंपाइलर के ऊपर, उसी टाइम इस स्क्रीन के ऊपर उसी टाइम मेरे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन चली गई कि ये वाला तुम हेडर फाइल जोन सी हैं, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो जारी बात है मेरा प्रोग्राम पहली लाइन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, और जब कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा तो वो इसको पहली लाइन से ट्रांसलेट करेगा ना। तो जब उसने इस लाइन को ट्रांसलेट किया उसी वक्त उसके पास जो सी हैं वो इंस्ट्रक्शन चली गई कि इसके अंदर तुमने stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है। अब मैंने stdio.h की हेडर फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब कि मैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन अपने कंप्यूटर पे रन कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरी हेडर फाइल conio.h को ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब कंसोल इनपुट आउटपुट के फंक्शन अपने कंप्यूटर पे रन कर सकता हूँ। नो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इतना पोर्शन जो सा ये JDS सेक्शन है, इट्स मीन के जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ पे मैंने अपनी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटीज़ को डिक्लेयर कर दिया, हेडर फाइल को बता दिया, इंक्लूड मैंने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिविटी की टाइप यूज़ की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लूड के एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम डिफाइन के एग्जांपल करेंगे। और ये जो मेरे पास दूसरा पोर्शन है वाइड मेन वाइड, और ये इसका स्कोप है, यहाँ से शुरू हो रहा है और इस डेलीमीटर पे आके ख़त्म हो रहा है, तो ये मेरा मेन वाला पार्ट है। उसके बाद ये जो क्लियर स्क्रीन गेट करैक्टर मैंने लिखा हुआ है, ये वाला मेरा जो सा वो सी स्टेटमेंट है। तो इट्स मीन कि मैंने कंप्यूटर के अंदर अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। इट्स मीन कि अब मैं जितना भी मैं अपना काम करना है वो मैंने इसके अंदर करना है। मैं देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। आपने अभी इस सिंटैक्स पे परेशान नहीं होना, आप जस्ट मुझे कॉपी करें कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आप जस्ट चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है ये आप खुद भी बाद में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिंट एफ एक इंस्ट्रक्शन दे दिया और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख दिया। अब जब भी मैं देखें इसको कंपाइल कर रहा हूँ कोई एरर नहीं आ रहा, और जब मैं यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन के ऊपर एक मनसब अली नाम लिखा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ये वाली हेडर फाइल्स को ख़त्म कर देता हूँ, मैं ये हेडर फाइल्स को लिखता ही नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम हेडर फाइल नहीं देते तो वो हमें क्या एरर देता है, वो हमें क्या कहता है। हमने अपना ये प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिविटी का पोर्शन ही ख़त्म कर दिया। मेरे पास ये मेरे दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन है मेन फंक्शन का, उसके अंदर सी स्टेटमेंट, बेसिकली मेरा मेन पोर्शन ही है। तो अब मैं इसको जब कंपाइल करूँगा तो वो मुझे कहेगा इसमें 3 टाइप्स के एरर हैं, और उसने मुझे एरर क्या बताया कि ये जो आपके पास पहला फंक्शन है क्लियर स्क्रीन का शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब कि आपके इस फंक्शन की प्रोटोटाइप होनी चाहिए। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है और ये किस हेडर फाइल में चलेगा। उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है कि जो प्रिंट एफ वाला एरर है शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मुझे बताओ कि इसकी प्रोटोटाइप कौन सी है, ये कौन सी हेडर फाइल में चलेगा, वो हमसे पूछ रहा है। जब तक हम उसे ये चीज़ नहीं बताएंगे वो उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। उसके बाद थर्ड एरर वो क्या दे रहा है, गेट करैक्टर शुड हैव अ प्रोटोटाइप, वो ये भी कह रहा है कि मुझे बताओ गेट करैक्टर का फंक्शन कहाँ पे चलेगा। इट्स मीन कि मुझे प्रिंट एफ के लिए यहाँ पे एक हेडर फाइल देनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड और stdio.h। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के लिए, जो कि क्लियर स्क्रीन का मेरा फंक्शन है, वो मेरा चलता है कंसोल इनपुट आउटपुट में, तो इसके लिए मुझे इसकी भी हेडर फाइल देनी पड़ेगी। अब देखिएगा, अब मैं जब इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं है।
इट्स मीन कि मैंने उसको कंपाइलर को बता दिया है कि फंक्शन की ये वाली प्रोटोटाइप्स हैं, ये इस हेडर फाइल में चलेगा। अब मैं दोबारा इसको रन करूँगा तो कंट्रोल F9 से आप डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मनसब अली दोबारा स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास इंक्लूड वाली एग्जांपल। तो अब हम इसकी दूसरी जो प्री प्रोसेसड एक्टिविटी है डिफ़ाइन वाली, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब डिफ़ाइन के मतलब मैंने आपको ये कहा था, डिफ़ाइन जोन सी है वो किसी भी वैल्यू को फिक्स करने के लिए यूज़ होती है। इट्स मीन कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक ही वैल्यू जोन सी है वो फिक्स हो जाए, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो सिटी है वो नारोवाल है और जब भी मैं सिटी को प्रिंट करवाऊँ तो मुझे नारोवाल प्रिंट हो। इट्स मीन कि सिटी के अंदर मेरी जो वैल्यू है वो मेरी फिक्स हो जाए नारो। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, हैश डिफाइन, उसके बाद मैंने आपको कहा था आइडेंटिफायर आएगा। इट्स मीन कि मैंने नारोवाल को सेव करना है तो उसके लिए मैं सिटी भी ले सकता हूँ या अपनी मर्जी से कोई नाम ले सकता हूँ। तो मैं इधर नारोवाल को सेव कर दिया। अब जब भी मैं सिटी को प्रिंट करवाऊं तो मुझे नारोवाल होना चाहिए। इट्स मीन कि डिफाइन वाली एक जो प्री प्रोसेसड एक्टिविटी है, ये आप कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये वाली वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया और सिटी की वैल्यू नारोवाल तुम फिक्स कर दो। अब यहाँ पे मैं अब देखिएगा, मैं यहाँ पे सिटी को जब प्रिंट करवाऊँगा, आपने अभी ये इग्नोर कर देना है मैं क्या कमांड्स दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा, ये हम इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर करते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। अब देखें यहाँ पे मैं उसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे सिटी प्रिंट करवा दो। इट्स मीन के वो वैल्यू प्रिंट करवा दो जो मैंने सिटी के अंदर फिक्स की है, और जब भी मैं सिटी को प्रिंट करवाऊँ मुझे नारोवाल प्रिंट होना चाहिए। तो जब मैं स्टूडेंट्स इसको कंपाइल करूँगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो उसने मुझे कहा 1 एरर, और वो कह रहा है फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इट्स मीन कि मुझे बताओ प्रिंट एफ की प्रोटोटाइप कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एरर छोड़ा है, वो ये है, अब मैंने क्या किया था, मैंने प्रिंट डबल एफ लिख दिया था। इट्स मीन कि अब देखें कि उसका नाम प्रिंट एफ है, लेकिन मैं अगर नाम भी गलत लिख रहा हूँ तो वो मेरा फंक्शन जो सा वो नहीं चला रहा। इट्स मीन कि मेरा जो stdio के अंदर जो फंक्शन है वो प्रिंट एफ का है। अब ये वो लाइन है जहाँ पे मेरी दोनों हेडर फाइल यूज़ हो रही हैं। अगर इससे पहले जो मैंने लाइन दी थी उसमें मैंने प्रिंट एफ सिर्फ अपना नाम लिख दिया था, उसमें मेरी एक हेडर फाइल यूज़ हो रही थी। अब इसमें मेरी 2 हेडर फाइल यूज़ हो रही हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ भी मेरा यूज़ हो रहा है और मेरा यहाँ पे सिटी वाली डिफाइन भी यूज़ हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं सिर्फ प्रिंट एफ करूँगा, तो अब ये वाला जो प्रिंट एफ है वो इस हेडर फाइल के अंदर चलेगा stdio.h के अंदर, और ये वाला जो सिटी है वो इस हेडर फाइल के अंदर चलेगा। इट्स मीन कि अब मैं अपने कंपाइलर को ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे सिटी के अंदर जो भी मैंने वैल्यू फिक्स की है वो मुझे प्रिंट करवा दो। अब प्रिंट करवाने के लिए वो stdio को यूज़ करेगा और जो वैल्यू मैंने फिक्स की थी उसके लिए वो डिफाइन को यूज़ करेगा। तो अब अगर हम इसको Alt F9 से डायरेक्ट रन करते हैं तो वो कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रोल F9 से करता हूं तो अब देखिएगा उसने मुझे वही वैल्यू प्रिंट करवाई है जो मैंने सिटी के अंदर फिक्स की थी। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिक्स कर देंगे तो वो आपकी वैल्यू जो सी है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगी और वही इस वैल्यू को यूज़ करेगा। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको यहाँ पे प्री प्रोसेसिव एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो प्री प्रोसेसिव एक्टिविटी है वो 2 टाइप्स की है। उसमें आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इंक्लूड क्या काम करती है और डिफाइन क्या काम करती है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि कभी कुछ टाइम में एक वक्त के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही प्री प्रोसेसिव एक्टिविटी यूज़ हो रही होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन दी है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ मनसब, या मैं इधर कोई और नाम लिख देता हूँ, मैं इधर बुक लिख देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा कोई एरर नहीं है, तो वो मुझे सिर्फ बुक दे रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो मेरी हेडर फाइल यूज़ हो रही है वो stdio.h है, लेकिन इससे प्रीवियस जो मैंने काम किया है
मैंने सिटी की वैल्यू प्रिंट करवाई है, उस वक्त मेरी 2 हेडर फाइल एक वक्त में यूज़ हो रही थी। वो ये हो रही थी कि जब मैं ये इंस्ट्रक्शन देता था तो प्रिंट एफ मेरा stdio में चलता था, और जो मेरा इधर सिटी की जो वैल्यू थी वो इधर डिफाइन वाली चलती थी। इट्स मीन कि ये वाली लाइन मेरी तीनों हेडर फाइल्स को यूज़ करती है उस वक्त जब मैं इसमें सिटी की वैल्यू इससे प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि डिफाइन क्या काम करता है, इंक्लूड क्या काम करता है। स्टूडेंट्स, आपको इसमें किसी भी टाइप का कोई मसला हो, आपने बिला झिझक मुझे इसमें व्हाट्सएप पे बता दें, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, या आप हमारा जो पोर्टल है टीम, जहाँ पे मैं आपकी लिंक शेयर करता हूँ, आप वहाँ पे बता दें। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। बाकी ये जो अगली चीज़ें हैं, मैं ये स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, ये कैसे लिख रहा हूँ, ये आपको टाइम बाय टाइम सारा स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझ लग जाएगी। लेकिन जो आज का टॉपिक था प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिविटी का, वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर आपको मसला है तो वो आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।